हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा वो सीटेट पेपर 2 साइंस का सेशन रहेगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे उच्च कोटि सबसे जो उच्च कोटि का कोयला है वो कौन सा होता है। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों। देखिए, ऑप्शन है यहाँ पर। ए, पीट कोयला है। दूसरा, बिटुमिनस कोयला है। थर्ड, एंथ्रासाइट कोयला है। या फोर्थ कौन सा है, लिग्नाइट कोयला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। पीट कोयला होगा, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या लिग्नाइट। जल्दी से बता दीजिए। देखो मेरे दोस्तों, उच्च कोटि के यदि कोयले की मैं बात करता हूँ तो वो होता है आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है। कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। यदि मैं निम्न कोटि के कोयला की मैं बात करता हूँ वो होता है आपका पीट कोयला। ये होता है आपका निम्न कोटि का। क्या होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक है जी, ये वाला कौन सा, पीट कोयला जो होता है। और यदि मैं बात करता हूँ ये किस पर डिपेंड करता है, ये उच्च कोटि का है निम्न कोटि का है, तो मेरे दोस्तों ये जो डिपेंड करता है ये आपके किस पर डिपेंड करता है, कार्बन की मात्रा पर। किस पर जी, जो कार्बन का परसेंटेज होता है ना पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो एंथ्रासाइट होता है इसमें लगभग 90 से 95% हम कह सकते हैं, 90 से 95% कार्बन होता है। और जो पीट कोयला आता है इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 25 से 30% हम क्या कह सकते हैं, कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है जी, इसी वजह से डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये बिटुमिनस से भी कह सकता है, लिग्नाइट कोयला है। ये कैसे कैसे कोयला हैं इसके बारे में मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिए, आपको शायद क्लियर थोड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कोयला जो होता है ये कैसा होता है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, ये कार्बन की मात्रा के आधार पर डिपेंड करेगा कोयला जो होता है, समझिए। ठीक है जी, यहाँ पर देख लीजिए। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोयला जो होता है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार भागों में, प्रकारों में होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, यहाँ लिखा हुआ है एंथ्रासाइट। क्या लिखा हुआ है, यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी और लगभग कितना होता है, 90 से 95%। विशेष तौर पर ध्यान रखें, 90 से 95% अपने कार्बन की मात्रा होती है। उच्च कोटि का कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होगा। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ बिटुमिनस जो होता है, ये मुलायम या डामर कोयला कहते हैं इसको, और घरेलू कोयला भी कहते हैं किसको, या इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि घरों में कौन सा कोयला ऐसा होता है जिसको घरों में यूज किया जाता है, वो होता है आपका कौन सा, बिटुमिनस कोयला होता है, घरों में यूज किया जाता है। और यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है। भारत का अधिकतर कोयला इस श्रेणी में आता है। इसका मतलब जो भारत का अधिकतर कोयला जो यूज करता है वो कौन सा कोयला यूज करता है, बिटुमिनस। और बिटुमिनस कोयले में कार्बन का जो परसेंट होता है वो 88 से 85% हम कह सकते हैं, 80 से 85% हम कह सकते हैं। इसका मतलब 80 से 85% जो होता है वो कार्बन की मात्रा बिटुमिनस में होती है। थर्ड देखिए, आगे आता है लिग्नाइट कोयला। इसका मतलब यहाँ पर आया मुलायम कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनस। सीधे सीधे क्वेश्चन हो गया। और लिग्नाइट जो कोयला होता है इसको हम भूरा कोयला कहते हैं। यह कोयला बिटुमिनस से नीचे क्वालिटी का होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 75% होती है। लगभग कितनी होती है, 75% के आसपास जो होती है लिग्नाइट कोयले में होगी। और भाई साहब, इसमें भूरा कोयला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहेंगे। इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और यह कम ऊष्मा और अधिक धुआं देगा। क्या देगा, जो लिग्नाइट कोयला होता है ये करता क्या है भाई साहब, ये कह रहा है कि ये कम ऊष्मा देगा और प्लस में धुआं अधिक देगा जलाने पर। अगला कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। और इसकी हम बात करते हैं, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो क्या है भाई साहब, 50 से 60% इसमें कह रखी है। परंतु ध्यान रखना, इसमें बहुत कम होगी तो हम कह सकते हैं 50-60% से नीचे भी होगी तो 25 से 30% हम कह सकते हैं इसमें ये होता है। ठीक है जी, ध्यान रखें। यह कोयला पूर्व की जो दलदली राज्यों में पाया जाता है। जो आपके पूर्व के जो आपके स्टेट हैं उनके अंदर क्या है, ये कोयला पाया जाता है जहाँ दलदली भूमि होती है। और इसमें इसे जलाने पर क्या होता है, अधिक राख एवं धुआं निकलता है। इसका मतलब अधिक राख और धुआं जो निकलता है वो किसमें निकलेगा, पीट में। और जो एंथ्रासाइड कोयला होता है उसमें भाई साहब ज्यादा हीट होती है और राख की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। ध्यान रखें। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। ये लिखा हुआ है मैंने कि कोयला जो होता है, कोयले को काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो कोयला होता है उसको काला सोना कहते हैं। यदि मैं बात करता हूँ लिक्विड जो सोना होता है, लिक्विड गोल्ड की हम बात करें, यदि मैं बात करता हूँ द्रवित
जो सोना होता है वो कहा जाता है भाई साहब आपका किसको, द्रव सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। इसको कहा जाता है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जो होता है ये काला और गाढ़ा घोल होता है दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द्रवित जो होता है काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। और एक क्वेश्चन कहा है कि रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित होता है, तो भाई साहब ये है पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान जो है, ये जो माइन है जहाँ पर कोयला निकलता है उसका नाम है रानीगंज। ये कहाँ पर है भाई साहब, आपका पश्चिम बंगाल है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसका मतलब एक क्वेश्चन आया है, कभी भी कोयले से संबंधित कोई क्वेश्चन आए आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा राइट करके आएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे निम्न कोटि का कोयला, जो भूरा कोयला होगा वो कौन सा होगा, और नरम कोयला कौन सा होगा, ये ध्यान रखें। तो इसको क्या कहते हैं भाई साहब, बिटुमिनस को कहते हैं भाई साहब कौन सा, नरम कोयला, और लिग्नाइट को क्या करेंगे, भूरा कोयला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस एक अक्रिय गैस, ठीक है जी, एक उस अक्रिय गैस का नाम बताएं जो समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में भरी होती है। इसका मतलब ऐसी कौन सी इनर्ट गैस है, कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैसेज है, ऐसी कौन सी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैसेज हैं। ठीक है जी, अक्रिय गैस वो होती है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, आउटर मोस्ट शेल में जिनका इलेक्ट्रॉन होता है फुलफिल होता है। देखिए हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब, जो इनर्ट गैसेज होती है जो समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में भरी होती है वो कौन सी होती है मेरे दोस्तों, वो होती है हीलियम। कौन सी होती है, हीलियम। अब ध्यान रखें, जो समुद्री गोताखोर होगा, समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर होगा ना, उसके सिलेंडर में बेसिक दो गैसेस होती हैं। कौन कौन सा होगा, एक तो होती है ऑक्सीजन, ठीक है जी, और एक होती है हीलियम। ध्यान रखें भाई, ऑक्सीजन और हीलियम दो गैसेस प्रेजेंट होती हैं गोताखोर के सिलेंडर में। यहां पर मैं आपसे कहने लगूं, जो आपके पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही हम जिसको हम बोलते हैं, या माउंटेनर जिसको हम बोलेंगे, ठीक है जी, माउंटेनर जो होते हैं, उन माउंटेनर के सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है हम कह सकते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई, गैस जो होती है वैसे तो पहले प्रॉपर हम कहें ऑक्सीजन ही होगी, परंतु प्रॉपर मात्रा में ना होकर के उसमें भी क्या भर सकते हैं, वो हीलियम भर सकते हैं। ठीक है जी, आपसे कहने लगे जो आपके क्या होते हैं, ये पर्वतारोही हो गए, एक होते हैं गोताखोर, गोताखोर आपके सामने हो गया। और यदि आपसे और कहने लगे, एक होता है हॉस्पिटल, अस्पताल के अंदर, ठीक है जी, अस्पताल के अंदर जो आपकी गैसेज होती हैं, जो आपकी ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है ना, अस्पताल का जो सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो ध्यान रखना मोस्टली तो क्या है, ऑक्सीजन ही होगी, ऑक्सीजन ही होती है दोस्तों। ठीक है जी, प्लस में क्या मिला सकता है, वो उसमें हीलियम मिला सकता है, हीलियम को छोड़ो आप उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन मिला सकता है। तो ध्यान रखें भाई साहब, समुद्री गोताखोर, पर्वतारोही, अस्पताल के अंदर कौन कौन सी गैसेस का मिश्रण होता है, इन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपकी इनर्ट गैस है ही नहीं, ठीक है जी, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं, आर्गन हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो अक्रिय गैस होती है जो समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में होती है वो हीलियम होती है। होती क्यों है भाई साहब, विशेष ध्यान रखें, ये बेटा लाइट वेट होती है। क्या होती है, लाइट वेट होता है इसका, बहुत कम वजन में होती है, कम वजन, इसका वजन जो होता है, इसका वेट जो होता है वो कम होता है, इसी वजह से हीलियम को भरा जाता है। ध्यान रखें, आपका यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, वायुयान के टायरों में गैस, ठीक है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, वहां भी हम कह सकते हैं कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। ध्यान रखें जी, कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस ही भरी जाती है दोस्तों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं कि गोताखोर जो होता है, जो आपके सी डाइवर्स होते हैं, पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, हीलियम और सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद पर्वतारोही जो होते हैं, माउंटेनर, पर्वत पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। और अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल में रोगियों के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आप कर दीजिए। ठीक है जी, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलिए आगे की तरफ देखिए, हीरा जो आपका और ग्रेफाइट जो होता है किसके अपर रूप होते हैं, किसके एलोट्रॉप्स होते हैं। इसका मतलब हम कह रहे हैं भाई साहब, जो आपका डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, ये किसके अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। ध्यान रखें, एलोट्रॉप्स जो होंगे फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टीज सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, परंतु केमिकल प्रोसेस जो होती है, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो क्या हो, प्रॉपर्टीज डिफरेंट, उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप होते हैं दोस्तों, ये कार्बन के हैं, ऑप्शन एक, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन फोर्थ है कैल्शियम। तो ध्यान रखना,
हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं दोस्तों, ये किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के। किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के। विशेष तौर पर ध्यान रखें, कार्बन जो होता है, कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। यदि मैं हीरे की बात करूं तो हीरा जो होता है, जो डायमंड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर। मतलब मैं ये कह सकता हूं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है कौन? हीरा। और यदि मैं डायमंड की, सॉरी, और यदि मैं बात करता हूं ग्रेफाइट की, इसकी बात करता हूं, ग्रेफाइट की मैं बात करता हूं दोस्तों, जो ग्रेफाइट होता है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर हम कह सकते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, ग्रेफाइट से। हीरे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी। और ग्रेफाइट जो होता है, ये हीट का भी क्या होता है? हीट का भी चालक होता है। ठीक है जी, हीट का भी चालक होता है। मतलब कि ग्रेफाइट से हीट भी, ऊष्मा भी गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सकती है। हीरे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी, परंतु हीट का क्या होता है? हीट का चालक होता है, या हम कह सकते हैं कंडक्टर होता है। ठीक है जी। क्या होता है? हीट का क्या होता है? कंडक्टर होता है। ध्यान रखें, जो आपका कौन होगा? हीरा होगा। हाइड्रोजन गैस होती है अलग से, ऑक्सीजन अलग होता है, कैल्शियम अलग होता है, ये ध्यान रखें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कैल्शियम का आप देख लीजिए, ध्यान रखना। तो कार्बन हो गया। तो कार्बन के कितने अपर रूप बताए मैंने भाई साहब आपको? ये हीरा और ग्रेफाइट 2 अपर रूप होते हैं। अपर रूप तो बहुत सारे भी होते हैं। और यदि मैं कह देता हूं भाई साहब, कार्बन जो होता है, कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड, यदि कार्बन के आपसे कंपाउंड पूछने लगे, कार्बन के कितने कंपाउंड होते हैं, कार्बन के यौगिक कितने होते हैं दोस्तों, तो कार्बन के यौगिक जो होते हैं भाई साहब, बताया जाता है कि 5 लाख के आसपास क्या होते हैं? 5 लाख आसपास क्या होते हैं यौगिक। हर एक प्रत्येक चीज में क्या होती है? कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है जी दोस्तों। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई है भाई साहब कार्बन के बारे में, देखिए। इसमें लिखा हुआ है कार्बन एक अधातु तत्व है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन के लगभग 5 लाख यौगिक, मतलब 5 लाख कंपाउंड होते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, 2 एलोट्रॉप्स बताए हैं यहाँ पर, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। बहुत सारे और भी होते हैं एलोट्रॉप्स जो होते हैं। हीरा के बारे में बताया भाई साहब, ऊष्मा का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। और विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? सुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। ग्रेफाइट जो होगा, ये विद्युत का भी सुचालक होता है और हीट का भी क्या होता है? सुचालक। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और हीट का भी कंडक्टर होता है। कौन? ग्रेफाइट। आगे देखिए, एक नोट करके लिखा हुआ है, हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है और हीरे के आभूषण का भी, मतलब हीरे का आभूषण भी बनाए जाते हैं। आगे एक नोट लिखा हुआ है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की छड़ व बैटरी में किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है ग्रेफाइट का? इसका किया जाता है भाई साहब, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की छड़ और बैटरी में किया जाएगा। और ग्रेफाइट के अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि स्नेक लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज करते हैं, लुब्रिकेंट में भी यूज करते हैं इसको, पॉलिश में यूज करते हैं, आर्क लैंप में यूज करते हैं, और परमाणु रिएक्टरों के कोर में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। समझिए भाई साहब। ठीक है जी। तो समझ में आया होगा बिल्कुल। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में जो भी क्वेश्चंस बना है, पूरा का पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। इससे संबंधित अब की बार कोई भी क्वेश्चन आए, आपको बिल्कुल राइट आंसर लगाना है दोस्तों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द के खोजकर्ता कौन है? हार्मोन शब्द के खोजकर्ता कौन है? हार्मोन्स जो होता है, ध्यान रखिए, पहले मैं एक बात बता दूं आपको। हार्मोन्स जो होता है, यदि मैं बात करता हूं कि हार्मोन्स जो होंगे, इसका काम होता है ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। ठीक है जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करना? हेल्प करना। ये वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। वृद्धि और विकास में जो हेल्प करते हैं दोस्तों, वो कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं, ध्यान रखें। ठीक है जी। और ये हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? ये निकलते हैं भाई साहब ग्लैंड्स से। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां। ग्रंथियों से आपके क्या निकलते हैं दोस्तों? ग्लैंड से क्या निकलते हैं मेरे भाइयों? ग्लैंड से आपका क्या निकलता है? आपके ग्लैंड से निकलता है, आपका क्या निकलता है दोस्तों? वो आपके हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है जी। क्या निकलते हैं? आपके हार्मोन्स निकलते हैं ग्रंथियों से। हार्मोन्स में निकलेगा, प्लस में एंजाइम भी आपके ग्रंथियों से निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं। तो हार्मोन शब्द के खोजकर्ता कौन है भाई साहब? वो स्टार्लिंग है, या फिर कूने हैं, या फिर फंक हैं, या फिर रॉबर्ट ब्राउन है? फटाक से इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जो आपके हार्मोन शब्द के खोजकर्ता कौन है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताएं। ठीक है जी। तो भाई हार्मोन शब्द के खोजकर्ता कौन है? आपके स्टार्लिंग हैं। कौन है भाई साहब? हार्मोन शब्द के खोजकर्ता कौन है? स्टार्लिंग है। और यदि आपसे पूछने लगे कि भाई साहब एंजाइम के खोजकर्ता कौन है, और एंजाइम के जो खोजकर्ता है भाई, वो कौन है दोस्तों? वो कूने हैं। कौन है? कूने। स्टार्लिंग हार्मोन शब्द के खोजकर्ता हैं, और आपके जो कूने हैं वो एंजाइम के खोजकर्ता हैं। ध्यान रखिए इस बात में।
और यहाँ पर कह देता है भाई साहब, जो ऑल हार्मोन्स आर नॉट एंजाइम नॉट प्रोटीन, जो सभी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं सभी, ठीक है। ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन, बट आपके जो क्या होते हैं एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या कह सकते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन तो हो सकते हैं, परंतु भाई साहब सभी हार्मोन्स आपके प्रोटीन नहीं हो सकते। और पंख को कहा जाता है किसके खोजकर्ता, पंख को कहा जाता है विटामिन के। किसके कहा जाता है मेरे दोस्तों, पंख को विटामिन के खोजकर्ता कहा जाएगा, विटामिन के खोजकर्ता कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन किसको कहा जाता है, ये भाई साहब आपके कहा जाते हैं किसके, ये कहा जाता है कोशिका का केंद्रक, ठीक है जी। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्रक, केंद्रक के खोजकर्ता, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, कोशिका के केंद्रक के खोजकर्ता जो कहे जाते हैं वो रॉबर्ट ब्राउन है। विटामिन के खोजकर्ता फंक हैं, पुणे ने एंजाइम की खोज करी है, और स्टार्लिंग ने किसकी करी है भाई साहब, आपके हार्मोन शब्द की खोज की है, ठीक है जी। विशेष तौर पर ध्यान रखें, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई है, ग्लैंड्स के बारे में लिखा हुआ है, समझिए। ग्रंथियों से एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स के बारे में लिखा हुआ है, सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते हैं, मतलब ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन। ये एक समय में एक से ज्यादा रिएक्शन पर कार्य करते हैं, कौन, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन शब्द की खोज स्टार्लिंग ने की है भाई साहब। और सभी हार्मोन्स कार्य, जो कार्य होता है सभी हार्मोन्स का, वृद्धि और विकास, ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और शरीर पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हार्मोन्स का जो होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है शरीर पर। यदि आपका कोई भी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है तो वो लंबे समय तक आपके शरीर पर कार्य करेगा, वो ठीक होने की संभावना बहुत लंबे समय तक होती है। आगे की तरफ चलिए, एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम एक समय पर एक ही रिएक्शन पर काम करेगा। जब एक समय पर एक ही रिएक्शन पर काम करेगा, जैसे एक एंजाइम निकल रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे मान के चलो आपका पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, तो पेप्सिन का काम क्या है भाई साहब, प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। और रेनिन जो होता है वो दूध की घुली हुई प्रोटीन का पचाने का काम करेगा। एंजाइम के खोजकर्ता जो है विलियम बैलिस, ये बैलिस नहीं है भाई साहब, ये कूने हैं। कौन है भाई साहब, कूने। विलियम बैलिस को तो हार्मोन्स के खोजकर्ता ही कहा जाएगा। आगे देखिए, एंजाइम का कार्य भोजन का पाचन करना होता है, और एंजाइम का शरीर पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। इसका मतलब यदि आपको कोई भी एंजाइम डिसबैलेंस हो जाता है तो उसके शरीर पर, आपके शरीर पर कम समय के लिए उसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों। आपके अपना कोई दोस्त या साथी हो उसके पास इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के जो फेस की सबसे बड़ी चेहरी जो जो हड्डी होती है इस चेहरे की, वो कौन सी होती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। मैंडिबल होती है, पटेला होती है, स्टेप्स होती है, कॉलर बोन होती है, जल्दी से बताइए भाई, ठीक है जी। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 9992619864 पर आप अपना नाम लिख करके, अपना कोर्स लिख करके बता दीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है जी। और आपको यदि चैनल से जुड़ना है एमके साइंस क्लासेस पर, आपको यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो एमके साइंस क्लासेस पर जाइए, वहां आप जुड़ जाइए। आपको प्रत्येक दिन आपको डेली क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, और आपको पीडीएफ वहां पर मिलती रहेंगी। चलिए, मनुष्य के चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है दोस्तों वो होती है मैंडिबल। क्या होती है, मैंडिबल जो होता है एक प्रकार से ये आपकी जबड़े की हड्डी होती है। क्या होती है, जबड़े की हड्डी होती है दोस्तों। क्या होती है ये दोस्तों, जबड़े की हड्डी होती है, मैंडिबल होती है। पटेला जो होती है, पटेला ये पैर कह सकते हैं, घुटने की हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये जो पटेला होता है ना जिसको हम पारी बोलते हैं, तो ये होती है आपकी घुटना में। ये घुटना होता है ना आपका, जो घुटना होता है उस पर एक पारी सी होती है, वो होती है, ठीक है। दो होती है, एक पैर में एक और दूसरे पैर में एक, तो दो होता ही, दो पैर होते हैं तो दो हड्डी हो जाती है। उसके बाद स्टेप्स होती है, ये कान के अंदर पाई जाती है, कान की सबसे छोटी हड्डी है, कान की सबसे छोटी हड्डी, या हम कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कह सकते हैं, कान की सबसे छोटी हड्डी भी होती है, ठीक है जी, ध्यान रखें। आगे होता है कॉलर बोन, और कॉलर बोन होती है आपकी हंसली, आपने सुना भी होगा हंसली, ये सामने वाली बोन होती है आपकी, ये वाली बोन होती है सामने यहाँ पर, कॉलर बोन जिसको हम बोलते हैं। और कॉलर बोन होती है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं सुंदर हड्डी भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इस स्केलेटन सिस्टम से आपको देखना है तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहां पर आप जाकर देखिए, पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ठीक है जी। आपसे कहने लगे टोटल बोन आपके मनुष्य के अंदर 206 होती हैं, बच्चे के अंदर पूछने लगे तो 305 या 300 से अबव होती हैं, ठीक है जी। और आपसे पूछने लगे मसल्स की संख्या, मसल्स मनुष्य के शरीर में मसल्स की संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है दोस्तों। सबसे बड़ी मसल्स की बात करें, सबसे बड़ी मसल्स
सबसे बड़ी मसल्स या मांसपेशी जो होती है वो होती है भाई साहब आपका ग्लूटस मैक्सिमस। क्या होती है? ग्लूटस मैक्सिमस होती है दोस्तों, ध्यान रखें। ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें तो वो होती है स्टेपिडियस। क्या होती है? स्टेपिडियस होती है दोस्तों, ये आपके कान के अंदर ही पाई जाती है, विशेष तौर पर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बोन्स के बारे में, मैंने लिखा हुआ है ग्रेडल्स मेखलाएं 6 होती है, इनका कार्य हाथ पैर को सही से धड़ से जोड़ना होता है। हैंड्स जो होता है, लेग्स होता है, कॉलर बोन्स, हंसली, स्कैपुला कंधे के पीछे होती है, और कॉक्जल बोन। इसका मतलब ये ग्रेडल्स के बारे में बताया है। यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखिए। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप्स होती है, देखिए लिखा हुआ है। और मूवेबल बोन की बात करें तो भाई साहब वो आपकी जबड़े की होती है, और क्या होता है? पटेला। अच्छा, मूवेबल जबड़ा जो होता है वो नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला। शरीर की ऐसी कौन सी हड्डी होती है जो मूव करती है? एक तो ये होता है जबड़ा, और एक होती है पारी जो आपके घुटने में होती है, ऐसे हिलती है ना, ध्यान रखें भाई। अगले कहने लगे कि चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, देखो ये लिखा हुआ है मैंडिबल होता है, जबड़े की होती है। यदि कहने लगे शरीर की सबसे सुंदर हड्डी है तो हंसली है, कॉलर बोन। और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी मसल्स है वो स्टेपिडियस है। और शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो ग्लूटस मैक्सिमस होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन होता है, मतलब ज्वाइंट होता है, बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं दोस्तों। और कनेक्शन बोन टू मसल्स, भाई साहब आपके मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं दोस्तों। और शरीर की स्वतंत्र हड्डी कौन सी होती है? हायोड। हायोड जो होती है भाई साहब आपकी गले के अंदर पाई जाती है, यू शेप या जे शेप की होती है। इसका काम होता है आपके जीभ को कंट्रोल करने का काम होता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स जो होता है, सॉकेट जॉइंट जो होता है, बॉयल जॉइंट, ये होता है हिप जॉइंट, मतलब कि जो कूल्हे का जॉइंट्स होता है, और कंधे का जॉइंट, इसको सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। पाइवट जॉइंट जो होता है इसको खूंटी जॉइंट बोलते हैं, इसमें गर्दन का जॉइंट होता है, ये गर्दन जो सेट हुई पड़ी है ये जॉइंट होता है भाई। एक होता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट को कब्जा जॉइंट बोलते हैं। कोहनी का जॉइंट और घुटने का जॉइंट, कोहनी का और घुटने का, और आपका किसका कहलाएगा भाई? और अंगुलियों का जो जॉइंट होता है, अंगुलियों का, ये कौन सा होता है? हिंज जॉइंट होता है। उसके बाद क्या है? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है वो कलाई का और हथेली का जॉइंट होता है, ठीक है। जो कलाई का आपका ये जॉइंट होता है ना, ये सैडल जॉइंट में आता है। कलाई और हथेली की हड्डियों के बीच जो होता है, हथेली और हड्डियों के बीच में जो होता है, ये कौन सा होता है दोस्तों? ये आपका सैडल जॉइंट होता है। आगे की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के चेहरे में जो हड्डियां होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितनी हड्डियां होती है मनुष्य के चेहरे में। देखिए दोस्तों, मनुष्य के चेहरे की बात करूँ तो 14 हड्डियां होती हैं। फेस में कितनी होती हैं? फेस में, जो मनुष्य के फेस होता है उसमें 14 हड्डियां होती हैं। यदि मैं आपको डिवाइड करता हूँ, स्कुल, स्कुल को बोलते हैं खोपड़ी, क्या बोलते हैं? इस खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं, जल्दी से बता दीजिए कितनी होती हैं? 29। इसमें 29 हड्डियां होती है खोपड़ी के अंदर। इस खोपड़ी के अंदर मैं बात करता हूँ तो आप एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखिए, इस खोपड़ी में क्या होता है? एक तो होती है क्रेनियम। क्या होती है? क्रेनियम। क्रेनियम की हड्डियां होती हैं, और क्रेनियम की संख्या जो होती है वो होती है 8। कितनी होती है? ये क्रेनियम की संख्या होती है, जो ब्रेन को सुरक्षित रखने वाली हड्डियां होती हैं, ऊपर होती हैं 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद हम करें ईयर बोन। ईयर बोन जो होती हैं, कान की हड्डियां होती हैं, और इनकी संख्या जो होती है, एक कान में 3 होती हैं और 2 कान, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 6 हो जाता है दोस्तों, ईयर बोन हो जाता है। उसके बाद देखिए फेशियल बोन क्या होता है? फेशियल बोन्स की मैं बात करता हूँ, चेहरे की हड्डी होती है 14 होती हैं, ठीक है जी। आगे जो होता है भाई साहब आपका जो होता है वो होता है हायोड। क्या होती है? हायोड, जिसको हम बोलते हैं आपकी स्वतंत्र हड्डी, और इसकी संख्या होती है 1। कितनी होती है? आप इसको काउंट करके देख लीजिए कितना होता है। 15 हो गया, 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गया, 21 और 8 और 29, इसका मतलब 29 हड्डियां आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक बार बच्चे ने कहा था सर जी नोज में हड्डियां कितनी होती है? नोज में जो हड्डियां होती हैं वो 2 हड्डियां होती हैं, ये काउंट होती हैं फेशियल बोन्स के अंदर ही। किसके अंदर होती हैं? फेशियल बोन्स के अंदर ही काउंट होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो मनुष्य के चेहरे में हड्डियां कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती है। यदि बता दीजिए अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उंगलियां जो होती हैं, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, उंगलियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? बताएं भाई, उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उंगलियों में बता दीजिए कमेंट करके। तो भाई साहब दोस्तों कितनी होती है? 28। कितनी होती हैं? 28 होती है। आप काउंट करके देख लीजिए, 3 हम 3, क्योंकि 1 2 3 करके होता है, 3 हम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12, और 3 पंजे 15। इसमें 3 नहीं होती, इसमें 2 होती हैं, ठीक है। 3 चौक 12, ठीक है। और कितना होगा? 3 चौक 12, 12 13 और 14, और टोटल हाथ जो होगा भाई 14 होती है एक हाथ में, और दोनों हाथों को तो 14 नहीं 28 होती है टोटल। विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई, ठीक है जी। आपसे कहने लगे हथेलियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो आपसे कहने लगे जो आपकी ये हथेली होती है इसमें आपके 5 होती हैं, 2 हाथ होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 दूनी 10 हो जाता है, ठीक है जी। विशेष तौर पर ध्यान रखें दोस्तों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हड्डियों में कौन सा भाग बड़ा होता है? तो फीमर हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर जांग की हड्डी होती है दोस्तों। उसके बाद स्टडी ऑफ बोन्स की बात करते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन होता है। हड्डियों में बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी, ठीक है जी। जो डॉक्टर होता है हड्डियों का उसको ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। आगे लिखा हुआ है भाई साहब बोन्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक्सियल बोन्स होती हैं और एक होती है अपेंडिकुलर बोन।
ठीक है। अक्षीय कंकाल होता है इसको ओरोस्टियम बस कह सकते हैं। कुल में 29 होती है, वर्टिब्रेट्स में 26 होती हैं, रिब्स में 24 और स्टेर्नम की संख्या 1, टोटल हड्डियां होती हैं 80। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्सियल बोन्स 80 होती हैं। अपेंडिकुलर जो बोन होती है 126 होती है, जिसमें फोर लिम्ब दोनों अगले हाथ और हिंड लिम्ब मतलब दोनों पैर और बाइसा ग्रेडल्स मेखलाएं होती हैं 6। तो 60 और 60 120, 120 और 6 126, 126 जो होती हैं वो अपेंडिकुलर में होती हैं। उसके बाद ऐसे ही स्कुल को बांटा गया है भाई। सर में जो होती हैं 8 होती हैं, चेहरे में 14 होती हैं, कान में 6 होती हैं, हेड में 1 होती है। फोर लिम्ब में 60 हड्डियां होती हैं, सभी का कनेक्शन होता है। भाई साहब एक बार देख लीजिए, ठीक है जी, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। ठीक है जी, आप नोट्स ले लीजिए, उसमें से आप पढ़ ले लीजिए। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों जो सीधा किससे किससे भाई साहब ठोस से, सीधा ठोस से किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने वाला? वो कपूर होगा, वो बर्फ होगा, वो पारा होगा, सोडियम होगा। सभी को पता होगा एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। तो ध्यान रखना, सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस में होता क्या है भाई साहब? सब्लिमेशन प्रोसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। और गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब? सॉलिड में कन्वर्जेशन होता है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रोसेस के अंदर होता क्या है भाई साहब? तो कोई भी वस्तु जो होती है वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है कंफूर, कैपूर। इसको कैम्फूर बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, देखा होगा। ये कपूर ही नहीं है, और भी एग्जांपल इसके होते हैं, जैसे कैम्फूर हो गया, कपूर होता है। आपने सुना होगा ओडोनिल। ठीक है जी, ओडोनिल भी इसका एग्जांपल होता है। आपने सुना होगा ड्राई आइस, शुष्क बर्फ जो होती है। कैम्फूर हो गया, ओडोनिल हो गया, ड्राई आइस हो गया। एक होता है नेप्थलिन्स। ठीक है जी, नेप्थलिन्स होता है। ये नेप्थलिन्स भी किसका एग्जाम्पल होता है? इसी का एग्जाम्पल होता है। तो सभी ये क्या करते हैं, सीधा सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों? ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं मेरे भाइयों। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई साहब। बर्फ जो होता है ये नहीं है, पारा जो होता है मरकरी, इसको Hg कहते हैं। ठीक है जी, मरकरी जो होता है ये सोडियम है, चाकू से काटी जा सकती है। चाकू से काटी जाने वाली, चाकू से काटी जाने वाली धातु, ये एक ऐसी धातु होती है जिसको चाकू से काटा जा सकता है भाई। कौन सा? सोडियम। आगे मैं बात करता हूँ पारे की। तो पारा जो होता है ये लिक्विड, लिक्विड क्या होती है आपकी? लिक्विड मेटल है, लिक्विड धातु होती है भाई साहब। लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली एक धातु का नाम बता दीजिए, तो कौन सा होता है दोस्तों? पारा होता है। चलिए आगे तक चलिए, यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ है। ऑयल रिफाइनरी में पेट्रोलियम से इन अलग अलग पदार्थों को प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है। किसे मापा जाता है? पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है। एक बैरल में 159 लीटर पानी होता है, 159 लीटर पानी होता है, तेल होता है जिसे हम कह सकते हैं। सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी भारत में कहाँ लगाई गई थी? तो असम के डिगबोई में लगाई गई थी। सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी भारत में? असम के डिगबोई में। यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर वह द्रव्य में न बदलकर सीधा वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प को उन्हें ठंडा करने पर वो सॉलिड में बदल जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कैफूर हो गया, आयोडीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, नेप्थलिन्स हो गया भाई साहब, ऑर्डिनल हो गया, एयर फ्रेशर हो गया, या फिर अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये सभी एग्जाम्पल जो होते हैं दोस्तों, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? सब्लिमेशन के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका एक पार्सेक में प्रकाश वर्ष होते हैं। मतलब एक जो पार्सेक वैल्यू होती है उसमें कितने लाइट ईयर होते हैं? कितने लाइट ईयर होते हैं? भाई साहब देखो, एक मैं चीज बता दूं, जो आपका लाइट ईयर होता है ये दूरी को मापने का यंत्र है। दूरी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पार्सेक से। और पार्सेक से भाई साहब लंबी दूरी को मापा जाता है। किससे? लंबी दूरी। लंबी दूरी को मापा जाता है, लंबी दूरी को मापा जाना। ठीक है जी, लंबी दूरी को जो मापा जाता है दोस्तों वो किससे मापा जाता है? लाइट ईयर से और पार्सेक से, इन दोनों से। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी होती है, खगोलीय जो आपकी यूनिट्स होती हैं उन्हें भी मापा जाता है, वो अलग से यूनिट्स होती है। तो एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 1.6 लाइट ईयर होते हैं। 3.26 मीटर होता है, या 3.26 लाइट ईयर होता है। ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? थर्ड होगा, 3.26 लाइट ईयर। इसका मतलब एक लाइट ईयर मतलब कि एक प्रकाश वर्ष में भाई साहब, यदि एक प्रकाश वर्ष, ऐसे 3 ऐसे प्रकाश वर्ष आएंगे, 3.26 लाइट ईयर होंगे, जब जाकर के एक पार्सेक यूनिट बनती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है जी बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं।
खगोलीय दूरियों को मापन यूनिट्स हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात या वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई दूरी, कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका मतलब वैक्यूम में चली गई दूरी जो होती है लाइट के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ये लंबी दूरी को मापने का यंत्र होता है। एक प्रकाश वर्ष में, एक लाइट ईयर में होता है, वो कितने बराबर होता है, वो आपका दोस्तों कितने बराबर होता है, 9.467 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। कितने के बराबर होता है, 9.467 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। खगोलीय दूरी को किसमें व्यक्त किया जाएगा, जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो आपकी डिस्टेंस होती है, उनको लाइट ईयर में व्यक्त किया जाएगा। उसके बाद कहा गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, खगोलीय इकाइयां जो होती हैं, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। किसके बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहा जाता है। अच्छा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो बराबर होती है कितने के बराबर, 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर के। इसके बराबर होती है 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर के होती है। आगे देखो पार्सेक की वैल्यू बता रखी है। एक पार्सेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट इकाई होती है जो पार्सेक होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट होती है कौन, पार्सेक जो होता है। एक पार्सेक जो बराबर होता है 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 मीटर के होता है। एक पार्सेक कितने बराबर होता है, 3.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर के। और यह हम कह सकते हैं एक पार्सेक जो बराबर होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन नहीं, लगभग हमने कम से कम इसमें क्वेश्चंस जो किए हैं आप मान के चलिए 60 या 70 क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है जी, मैंने एक क्वेश्चन से आपके लिए पूरा का पूरा लिख के आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि अब की बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, शायद अब की बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले एग्जाम में, जो आपका होने वाला एग्जाम है, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा। थोड़ा सा फेर बदल वो करने वाले हैं। ठीक है जी, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।